हमारी इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है। हाँ। आज का विषय बिहार जनगणना 2011 है। चलिए इसे समझते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब अक्सर हमें लगता है कि जनगणना के आंकड़े उबाऊ नंबर हैं, लेकिन असल में ना ये किसी भी राज्य के भविष्य का पूरा खाका खींचते हैं। तो आज हम इन्हीं नंबरों के पीछे छिपी कहानी को डिकोड करेंगे। और इस कहानी की जड़ें काफी गहरी हैं। अगर थोड़ा हम इतिहास में जाएं तो भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। अच्छा, लॉर्ड मेयो? हाँ, फिर 1881 में लॉर्ड रिपन के दौर से ये नियमित हो गई। लेकिन अगर बिहार के संदर्भ में देखें ना, तो एक दिलचस्प मोड़ 1941 में आया, जब 1936 में उड़ीसा के अलग होने के बाद बिहार की पहली पृथक जनगणना संपन्न हुई। अच्छा, मतलब आज हम जिस बिहार को जानते हैं उसकी सांख्यिकीय पहचान आजादी से पहले ही बननी शुरू हो गई थी। बिल्कुल सही। और 2011 तक आते आते ये बिहार की 15वीं जनगणना बन गई। इसका आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, काफी सटीक था। उस समय के जो आयुक्त थे सी चंद्रमौली जी, उन्होंने जो आंकड़े पेश किए उनमें सबसे बड़ा नंबर था 10.41 करोड़ की जनसंख्या। हाँ, और ये आंकड़ा बिहार को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद देश में तीसरे स्थान पर रखता है। तीसरे स्थान पर? जी। भारत की कुल आबादी का 8.60% हिस्सा यही है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात दशकीय वृद्धि दर और जनसंख्या घनत्व है। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या 25.42% की दर से बढ़ी, और घनत्व तो मतलब राष्ट्रीय औसत जो 382 है, उसके मुकाबले 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पहुंच गया। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बाप रे! इसे ऐसे विजुलाइज किया जा सकता है कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़े एक बॉक्स में 1100 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। ये तो संसाधनों पर भारी दबाव का सीधा संकेत है ना? बिल्कुल। और शिवहर जिले में तो ये आंकड़ा 1880 तक पहुंच जाता है, जबकि कैमूर में ये सबसे कम है, करीब 488। संसाधनों के इसी दबाव के बीच अगर ये देखें कि ये आबादी रहती कहाँ है, तो तस्वीर और साफ होती है। कुल आबादी का 88.7% हिस्सा पूरी तरह से ग्रामीण है। हाँ, और शहरीकरण केवल 11.3% है, जिसमें पटना सबसे आगे है। तो जब लगभग 89% आबादी गांव में बसती है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि राज्य की अर्थव्यवस्था और आजीविका अभी भी मुख्य रूप से कृषि पर ही टिकी हुई है। इसी ग्रामीण परिवेश में अगर सामाजिक संरचना को देखें तो क्या स्थिति बनती है? सामाजिक स्तर पर अगर देखें तो अनुसूचित जाति की आबादी 15.9% है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा गया जिले में है। गया में? ठीक है जी। वहीं अनुसूचित जनजाति मात्र 1.3% है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण के इलाकों में निवास करती है। अच्छा, ये तो हुई बसावट की बात, लेकिन समाज का एक और महत्वपूर्ण आईना लिंगानुपात होता है। राज्य का औसत लिंगानुपात 918 है और शिशु लिंगानुपात 935 है। इन सब के बीच ना गोपालगंज का आंकड़ा ध्यान खींचता है, जो 1021 है। पूरे राज्य में केवल यही एक जिला है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। गोपालगंज का ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है। अगर इसे गहराई से समझें तो ये उस क्षेत्र से पुरुषों के रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर होने वाले पलायन यानी माइग्रेशन की ओर भी इशारा करता है। सही कहा आपने। वहीं दूसरी तरफ मुंगेर जिले का लिंगानुपात 876 के साथ सबसे निचले स्तर पर है। तो रोजगार और पलायन का सीधा संबंध शिक्षा से भी होता है। 2011 की जनगणना में साक्षरता के मोर्चे पर 17.9% की एक बड़ी छलांग देखने को मिली थी, जिससे कुल साक्षरता दर 61.8% तक पहुंच गई। और इस 17.9% की वृद्धि इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2001 में साक्षरता का बेस लेवल काफी नीचे था। वहां से ये सुधार एक बड़ी उपलब्धि है। इस मोर्चे पर रोहतास जिले का दबदबा उल्लेखनीय है। कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता तीनों में ये सबसे ऊपर है। और जहां रोहतास एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है, वहीं पूर्णिया कुल और पुरुष साक्षरता में सबसे नीचे है। सहरसा की स्थिति तो महिला साक्षरता में मात्र 41.68% के साथ सबसे चिंताजनक है। ये स्पष्ट करता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानताएं कितनी गहरी हैं। बिल्कुल। तो अगर इस पूरे विस्तृत अध्ययन को एक जगह रखकर देखें तो पटना सबसे अधिक जनसंख्या और शहरीकरण का केंद्र है, शेखपुरा में सबसे कम लोग हैं और शिवहर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला यानी सघन जिला है। तो मतलब ये आंकड़े सिर्फ अतीत का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि भविष्य की नीतियों का आधार हैं। इस विस्तृत चर्चा में आज के लिए बस इतना ही।
इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।